5 है, 8:1:5 है। तो थैले में 5 रुपए के सिक्के कितने हैं ये पूछा गया है। मान लीजिए 8:1:5 ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो सिक्कों की संख्या x लगा दीजिए, हो गई, ये सिक्कों की संख्या निकल आई। ठीक है, तो 8x कितने के हैं, 1 रुपए के, 1x कितने के हैं, 2 रुपए के, 5x कितने के हैं, 5 रुपए के। यदि अब हमें इन्हें जोड़ दें, ठीक है, जोड़ दें तो बराबर जो रुपयों की कीमत है वो 420 है, आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से 8x प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2x प्लस 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25x बराबर होंगे 420। तो यहाँ से क्या बनेगा, 8 तो 10 और 25 कितने हो गए, 35x इक्वल टू 420। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 7 35, 5 8 40 और 4 7 से 12 गए, सॉरी 84 गए, तो कितना आया, ये आ गया आपका x की वैल्यू। आपसे पूछा क्या गया है, 5 के जो सिक्के हैं वो कितने हैं। तो 5 के सिक्के कितने हैं, 5x, तो 5 में गुणा 12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। ऑप्शन सी सही है। 52वां प्रश्न है कि नीचे दिया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4 और y5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, y1 में मान लीजिए ये 0.80 दिया गया है, तो हम अनुपात 100 में से मानेंगे क्योंकि यहाँ अनुपात की बात कर रहा है। ठीक है, तो 100 में से 80, ठीक है, इसी प्रकार 100 में से 90 और यहाँ 100 में से 110। तो यहाँ जो निर्यात हुआ है तो वो कितना हुआ है, 35,000 करोड़। ठीक है, 35,000 करोड़, तो करोड़ को तो ऐसे कैसे ही रहने देते हैं। कितने में से हुआ है, 110, अनुपात कितने का है, 100 का। तो ये 00 से 00 गई। ठीक है, तो यहाँ कितनी जीरो बची, 2, 11 का गुणा 5, 11 का गुणा 5 में 11 5 55, 11 गुणा 3, 11 3 33 और 5 38। तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा 38,500। अगला प्रश्न है 53वां कि यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। जब भी आपको ऐसे प्रश्न आए जिसमें एक कम हो और दूसरे का निकालना हो तो आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ। कितना परसेंट कम है, 40, वो ऊपर लिखना है। किस से कम है, तो Q से। 40% कम है तो उसका 100 में से घटा दो तो 60 हो गया और गुणा 100 कर दो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या बनेगा, 400/6, तो 6 बराबर 6 इंटू 6 कितने होते हैं, 36, 6 इंटू 6 36 और बचे कितने, 4/6। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 66 सही 2/3% इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में है डी। 54वां प्रश्न है कि यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। देखिए 936 किलोमीटर में दिया गया है और ऑप्शन में भी घंटा दिया गया है। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा होता है, 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है तो 20 मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 20 गुणा 18/5 करेंगे। ठीक है, तो 5 चौक 20, 18 चौक 72। अब इसकी जो आया है तो वो किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही आपको एक मतलब फॉर्मूला भी याद होगा जब आपने ये पढ़ी होगी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय।
क्योंकि इसमें समय पूछा गया है तो समय को हम इधर कर लेते हैं। बराबर क्या है, दूरी और बटे चाल। ठीक है, तो समय हमें निकालना है। दूरी हमारे पास कितनी है, 936 बटे 72। तो देखिए इसे हम कैसे काट सकते हैं, 18 से काट लो। 18 चौक 72, 18 पंज 90, 18 पंज 90 और 18 दूनी 36। 4 को 52, 52 को 4 से काटेंगे तो 13 चौक कितने होते हैं, 52। इसका राइट आंसर 13 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। 55वां प्रश्न है, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4,777 रुपये में बेचा है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए अंकित मूल्य जो होता है उसी पर छूट दी जाती है। ठीक है, तो अंकित मूल्य मान लिया x। अब x पर 15% की हमने क्या दे दी, छूट दे दी, यानी कि 15% की छूट का मतलब है सीधे सीधे 100 में से 15 घटा दो तो ये 100 आ गया। और बराबर देखिए x अंकित मूल्य था, इसमें से 15% की छूट दी तो ये क्या बन गया, विक्रय मूल्य बन गया ये पूरा। ठीक है, और हमें विक्रय मूल्य बराबर में दिया गया है, कितना है, 4,777। तो हम बराबर कर सकते हैं। अब इसको हम काटेंगे तो काटने के लिए क्या है, 17 से मान लीजिए, 17 पंज 85 और 17 दूनी 34, कितने बजे यहाँ से 13, कितना हो गया 137। ठीक है, तो 137 में 17 कितनी बार जाएगा, 17 अट्ठे 100, कितने होते हैं 36, 17 अट्ठे 136, बचा कितना 1 और ये 7, तो 17 एकम 17। ठीक है, ये कट गया। 5 से हम इस 100 को काट देंगे तो कितना आ गया 20, 20 का गुणा 281 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 का 0 और 2 का 1 में 2, 2 अट्ठ 16 की 6, 2 दूनी 4 और 1 5। तो हमारा राइट आंसर होगा 5620, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें 56वां प्रश्न है कि दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। तो हम 3:2 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसमें कोई भी एक डिजिट जोड़ दें, सॉरी कोई भी एक वर्ड जोड़ दें अक्षर, तो ये मूल्य बन जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है, तो आप इसमें से बढ़ा दिए 40%। 40% मतलब 140 हो गया, परसेंट है तो 100 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% बढ़ा दिया जाता है, तो इसमें से भी बढ़ा दो, तो x% बढ़ा जा रहा है तो 100 प्लस x ये बढ़ेगा। ठीक है, परसेंट है तो परसेंट का 100, इस 100 से ये 100 कट जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात क्रमशः 7:3 होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 100 से ये 100 तो कट गए। ठीक है, 7 से यहाँ ये कट जाएंगे, 7 दूनी 14 20, इस m से ये m कट गया, इस 2 से क्या ये 20 कट सकते हैं, जी हाँ, तो क्या बचा 10। अब देखना ऊपर से हमारे पास क्या बचा है, 3 गुणा 10, और ये 3 भी कहाँ पहुँच जाएंगे, ये 3 भी कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, तो गुणा 3 बराबर में क्या बचा मेरे पास 100 प्लस x। ठीक है, तो इधर क्या हो गया 90 और बराबर 100 प्लस x। ठीक है, अब ये 100 इधर आएंगे, 90 से माइनस 90 इसमें से माइनस होंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 10, और बराबर में क्या बचेगा x। ठीक है, इसमें एक चिन्ह की गलती की है हमने, क्योंकि यहाँ घटाने की बात की गई थी और हमने बढ़ा दिया है, तो ये माइनस होगा। ठीक है, क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, तो यहाँ पे भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा।
माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी। 57वां प्रश्न है, अनुपात समानुपात से है। प्रश्न कह रहा है कि u और v का अनुपात 4:7 है, ठीक है। और जो v है और w है उसका अनुपात 9:7 है। तो हम देखो ऐसे लिखेंगे, v और w के अनुपात को हम यहाँ लिखेंगे 9:7। अब इस रूल से हम गुणा करेंगे तो ये u v और w का अनुपात निकल आएगा। देखिए 4 और 9 का गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, 9 और 7 का करेंगे तो 9 सत्त 63, 7 का 7 से करेंगे तो 7 सत्त 49। ये हमारे पास u v और w के अनुपात तीनों के एक साथ आ गए। लेकिन प्रश्न में यहाँ अनुपात नहीं पूछा है, क्या पूछा है, u की वैल्यू दी गई है 72, ठीक है, तो w की वैल्यू पूछी है। तो u 36 है और वैल्यू कितनी दी गई है 72, तो 36 को मान लीजिए x बराबर ये कितना हो गया 72। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और आपसे पूछी काय की गई है तो w की, है ना, w की वैल्यू पूछी गई है। w का अनुपात अपने पास कितना है 49, तो 49 से 49 गुणा 2, x की वैल्यू 2, 49 49 x बनेगा तो 49 गुणा 2 मतलब 98, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा बी। 58वां प्रश्न है, एक साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 कोई राशि हो रही है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, मिश्र धन बन रहा है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि राशि क्या है, मतलब मूलधन क्या है। तो देखिए 5 वर्षों में, 5 जो वर्ष हैं उनमें कोई राशि कितनी है 10,650। और अगर 6 की बात करें तो 6 की बात कर रहे हैं तो बन रही है 11,076। तो अब अगर हम एक वर्ष की निकालें, एक वर्ष का जो देखिए ये भी मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है, क्योंकि 5 वर्ष में इतनी हो रही है, 6 वर्ष में इतनी हो रही है, तो मिश्र धन है। अगर हम एक वर्ष में निकालें कि ब्याज कितना हो गया तो कितना होगा, तो 11,076 में से 10,650 घटाएंगे तो 6 में से 0 गई, सॉरी हाँ 6 में से 0 गई तो 6, 7 में से 5 गए तो 2, और 10 में से 6 गए तो 4। एक वर्ष का ब्याज हमारे पास आ गया 426। अगर हम 5 वर्ष का निकालें तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा 426 गुणा 5, तो 5 छक्क 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 चौक 20 और 1 21, ठीक है, 2130 रुपये। ये 5 वर्ष का ब्याज है। जबकि हमें पता है कि जो ये दिया गया है ये मिश्र धन दिया गया है, हमारे पास ब्याज आ गया है। मिश्र धन में से अगर हम ब्याज घटा दें तो हमें मूलधन प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये बनेगा, है ना, मूलधन हमें कैसे मिलेगा, मिश्र धन हमारे पास है, ब्याज हमारे पास ये है ही है 5 वर्ष का, तो ये इसमें से घटा देते हैं। तो देखिए मिश्र धन अपने पास था कितना 10,650 माइनस 2130, तो 0 में से 0 गई 0, 5 में से 3 गए 2, 6 में से 1 गए तो 5, और 10 में से 2 गए तो 8। तो ये हमारा क्या है, मूलधन है, जो इसका राइट आंसर है। और ऐसा प्रश्न में कहाँ है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी में, ये सही होगा, ठीक है। 59वां प्रश्न देखते हैं। 59वां प्रश्न कह रहा है कि मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी, ठीक है, क्रय किया, है ना। 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया, यानी कि विक्रय किया। तो 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। तो एक किताब कितने में खरीदी है उसने,
एक किताब उसने खरीदी है 225 में, ठीक है। और अगर विक्रय मूल्य की बात करें, इसका विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य है उसका 162 रुपये। तो यहाँ उसकी हानि अगर एक किताब पे निकाली जाए तो कितनी है, 5 में से 2 गए 3, 12 में से 6 गए तो 6, 63 रुपये है, ठीक है। और अब आपको बताना है कि 7 किताबों पर कुल हानि कितनी हुई है, तो इसमें 7 का गुणा कर दो, 7 के 21, 7 छंग 42, 42 और 2 44, अर्थात 441 की उसको हानि होगी। तो इसका राइट आंसर है बी। 60वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयाँ S1, S2, S3, S4, S5, S6 तथा S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। ये मिठाइयाँ हैं और इनमें जैसे S1 में 23% चीनी है, इसी प्रकार दर्शाया गया है पूरा डेटा। तो प्रश्न में ये पूछ रहे हैं कि मिठाई S4 का कुल वजन 150 किलोग्राम है, ठीक है। तो मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है, तो मिठाई S4 में जो चीनी है वो कितनी है, 18% है, ठीक है। तो S4 में यह मिठाई का कुल वजन कितना दिया गया है, 150 किलोग्राम, ठीक है। इसमें चीनी की मात्रा कितनी है, 18%, ठीक है। इसको काटेंगे, 25 चौक 100, 25 छंक 150, इसको 2 से और काट दो तो यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 2, 2 को फिर यहाँ काट देंगे तो 9 बराबर आ जाएगा, 9 गुणा 3 27 किलोग्राम, ठीक है। कितना, 27 किलोग्राम। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। ये आपको दिया गया A1 + A2 + A3, ये 61वां प्रश्न है जिसमें कह रहे हैं कि 5 निरीक्षणों A1, A2, A3, A4, A5 का औसत यानी कि इन पांचों का औसत कितना है, n है, ठीक है। तो इनका योग क्या होगा, फिर अगर योग क्या होगा तो 5n होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न में जो दिया गया है कि नए निरीक्षण, इन सब का औसत पूछा गया है, ठीक है। नए निरीक्षणों का औसत पूछा गया है तो यहाँ योग निकालने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए 5 नए निरीक्षणों का जो औसत है वो अपन ने n मान लिया, क्या मान लिया, m मान लिया, ठीक है। तो 5 नए निरीक्षण हैं वो है कौन कौन से, तो A1 -100 से लेकर, ठीक है, प्लस लेकर कितने हैं A5 -100 तक, ठीक है। यहाँ प्लस है और बटे में औसत है तो कितना 5, और इनका हमने क्या माना था, तो m। अब देखिए -100 को हम एक साइड कर लेते हैं और A1 A2 को हम एक साइड कर लेते हैं, -100 को एक तरफ कॉमन के लेके रख देते हैं। ये 5 यहाँ औसत के नीचे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से अपन ने कॉमन -100 को किया है तो 100, और ये जो 5 हैं नीचे वाले तो इनके नीचे भी रहेंगे, ठीक है, दोनों के नीचे आ जाएंगे। अब बराबर है m। अब देखिए जो अपने पास ये यहाँ वैल्यू दी गई थी, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई थी, ठीक है, n, उन सभी की वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये 100 माइनस कॉमन किया था तो इन सब को ऐड करके 100 की बजाय कितना होगा, 500 होगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये गलती से 100 लिख गया है ना, 100 सबको जोड़ के कितना हो गया, -500। अब देखिए यहाँ से पूरे की वैल्यू हमने रखी कितनी, n, ठीक है। यहाँ से 5 से 500 को काटा तो माइनस के कितने बचे, 100, और m हमने औसत माना था। तो हमारा जो औसत निकला वो कितना निकला, m की वैल्यू n-100, तो यही क्या होगा, राइट आंसर। तो 61 का राइट आंसर क्या है, डी।
62वां प्रश्न देखते हैं। 62वां प्रश्न कह रहा है कि एक अकेले कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेता है। देखिए 6 दिन में पूरा कर रहा है, ये समय है। अगर हम इसको कार्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है, तो ये है ए का, है ना। और अगर बी, ये कह रहा है कि बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, तो बी का कितना हो जाएगा, 1/8। अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों मिल जाएं तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो 1/6 और 1/8 ये कार्य है, इस दोनों कार्यों को जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे। 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 24। ठीक है, 6 चौक 24 और 8 तिये 24। तो इनका जो कार्य आया वो आया 7/24। ठीक है, अब इसको समय बनाएंगे तो समय कैसे बनेगा, इसका जस्ट उल्टा कर दो, 24/7 दिन में। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए जो सही है। प्रश्न नंबर 63 है, ये इसका मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसी कंडीशन में बोर्डमास का नियम फॉलो करते हैं और कोष्टक के अंदर जो होता है उसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 4/2 है, तो सबसे पहले हम भाग सॉल्व करेंगे। तो ये 4+2 में से 2 का मतलब 4 को 2 से काटना है तो कितना आया, यहाँ से बचा 2। क्या बचा, 2 कोष्टक के अंदर है ये। ठीक है, और ये काय का है, माइनस का, और प्लस के यहाँ 6 हैं तो प्लस के 6 लिखेंगे। और 4 तिये 12 और 1 13, 13/4 लिखेंगे। कोष्टक को बंद करेंगे। ठीक है, और इधर माइनस के 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 लिखेंगे। अब यहाँ 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 4, तो अब वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये 4 हो गए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 और 13 कितने होते हैं, 29, 29/4। तो अब ये कितना हो गया, 29/4। तो अब हम कोष्टक खोलेंगे तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 2 का भाग 4 में कितनी 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4, और 2 का गुणा 11 में होगा तो 11 दूनी 22, माइनस 4 का 1 बार जाएगा तो 29। तो 29 में से 22 गए तो कितने बचे, -7, -7/4। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 64वां प्रश्न है कि राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे समय लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी क्या है। मान लीजिए दफ्तर से घर या फिर घर से दफ्तर d किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो दोनों तरफ की अगर दूरी बताएं तो कितनी हो जाएगी, 2d किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब हमें दोनों तरफ की चाल दी गई है तो हम औसत एवरेज निकाल लेंगे, औसत चाल निकाल लेंगे, है ना। औसत चाल बराबर क्या होता है, 2ab/a+b। तो देखिए 2a की मतलब कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा पहली चाल। दूसरी चाल कितनी है, b, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इन दोनों चालों को अपन जोड़ देंगे, यानी कि a+b कितना हो गया, 45। अब इसको काट देते हैं, 5×5 = 25, 5 नेम 45, 5 दूनी 10 गुणा 20, यानी कि 200/9। ये उसकी क्या है, औसत चाल है, km/h। देखिए अब आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, है ना। तो अपन ने दूरी मानी थी क्या, 2d। ठीक है, चाल अपने पास है, जो औसत चाल है वो रखेंगे, कितनी है, 200/9।
समय दिया गया है 9 घंटे, 9 घंटे उधर दिया गया है सवाल में, ठीक है। तो 9 से 9 कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आई 100। तो घर से दफ्तर की बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 65वां प्रश्न है कि नीचे दिया गया रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है, ठीक है। उत्पाद P3 का राजस्व 38,100 है, उत्पाद P3 का व्यय पूछा है। हम जानते हैं कि राजस्व जो होता है वो व्यय प्लस लाभ परसेंट होता है, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 38,100 है, यहाँ गुणा कर दें 100 बटे 127। ऐसा क्यों किया है हमने? क्योंकि राजस्व के बराबर होता है व्यय प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो व्यय को हमने इधर छोड़ दिया है ना, और लाभ परसेंट को इधर इसके राजस्व के नीचे ले आए, ठीक है। तो ये आके निकला। अब इसको हम काटेंगे, 127 का सीधा सीधा जाएगा 3 बार, है ना। कितने? 3 बार, 381 कट गए, तो यहाँ से कितने बचे 300, 300 और ये 2 जीरो, 2 जीरो। तो ये क्या है? व्यय है, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 66वां प्रश्न है कि अनिल, दीपक और दिनेश, दिनेश के लिए भी हम डी की जगह एन व्यक्त कर लेते हैं, ठीक है। दिनेश, ये तीनों मिलकर के एक काम को 35 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो इनका कार्य कितना हो गया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि समय से जैसे ही उल्टा करोगे तो ये कार्य बन जाएगा, ठीक है। तो 35 दिन में कर रहे थे तो 1/35 कार्य हो गया, ठीक है। अनिल तथा दिनेश, अनिल तथा दिनेश, दिनेश के लिए हमने क्या किया है? एन डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 60 दिन में। इसका उल्टा कर दिया 1/60 दिन, 1/60, ये कार्य बन गया। अब ये आगे कह रहे हैं कि दीपक अकेला उसी समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको पूरा मान लें और इसमें से इसको घटा दें? तो देखिए, जैसे ही घटाएंगे तो ये माइनस 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 हो जाएगा, ए से ए कट गया, ठीक है, एन से एन कट गया। अब यहाँ क्या बचा? दीपक अकेला बचा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा? 1/35 माइनस 1/60। अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 35 दाम 350, 35 दूनी 70, यानी कि 420, 6 7 42, तो कितना आएगा? 420 आएगा, ठीक है। तो 35 का हम 420 में कितने बार जाएगा? 12 बार। माइनस है तो माइनस 6 का कितने बार जाएगा? 7 बार। तो 12 में से 7 गए, 5 बचे, और 5/420। तो ये जो निकला है हमारा, क्या निकला है? समय निकला है दीपक का, ठीक है। अगर हम दीपक के कार्य की कार्य निकला है, ठीक है। दीपक के समय की बात करें तो दीपक का जो दिन निकलेंगे, ठीक है, दिन दीपक के कितने हो जाएंगे? 420/5, तो 5/8 40 और 5/4 20, यानी कि 84 दिन, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 84 हमारे ऑप्शन में दिया गया है, ए। तो 66 का आंसर है ए। 67वां प्रश्न है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी? देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आपको चक्रवृद्धि ब्याज के मिलें तो आपको करना क्या है कि 3 वर्षों में इसको देखना है, ये कितने गुना हो रही है? तो 5 गुना। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ क्या आएगा जो ये 125 गुना हो जाए? तो देखिए, यहाँ ये 5 दिया गया है आपको, यहाँ आप कितने करेंगे जब 125 आएगा? ठीक है, तो 5 पे घात 3 कर देते हैं, 5 पे घात 3 कर देते हैं। 5 पे घात 3 का मतलब है कितना?
125। तो जो ये 3 का घात किया है तो वो ही 3 का घात इधर कर देंगे। ठीक है, तो 3 गुणा 3 ये 9 वर्षों में 125 गुना हो जाएगी। इसका राइट आंसर है ए। न समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लें इसको। 68वां प्रश्न है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0-3, 2-1, 5-3, 4, 5-5, 2-2, 0-0, 1 और 2 विकेट लिए हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक पूछा है। बहुलक क्या है? तो देखिए, बहुलक क्या होता है कि किसी भी मतलब सेट का जो डेटा दिया गया है उसमें से कोई संख्या सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक या कौन सी संख्या आई है वही क्या होता है? बहुलक होता है। जैसे कि इस डेटा में 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या देखने को मिल रही है तुम्हें? कौन सा अंक देखने को मिल रहा है? सॉरी, है ना? कौन कौन सा है? तो एक तो ये 2 हैं, एक ये 2 हैं, एक ये 2 हैं, 3 और एक ये 2 हैं। यानी कि 2 को 4 बार लिखा गया है। बाकी की कोई संख्या ऐसी है जो 4 बार लिखी गई है? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2। बहुलक, माध्य, माध्यिका ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ आप याद रखिएगा कि बहुलक कौन सी संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार किसी दिए गए डेटा में आई हो। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अब है 69वां प्रश्न। 69वां प्रश्न कह रहा है कि 2 पे घात 3 इंटू 3 पे घात 5 तथा 3 पे घात 3 इंटू 5 पे घात 2 का मासा क्या होगा? महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो देखिए, वैसे मासा होता क्या है मैं आपको बताऊं। मासा जो होता है वो ये होता है कि जो दिया गया है उन दोनों में कॉमन क्या है। तो अगर हम इस पूरे सेट में देखें तो कॉमन क्या है? 2 पे घात 3 है, लेकिन इधर 2 पे घात 3 नहीं है। इधर 3 पे घात 5 है और इधर 3 पे घात 3 है। इधर 3 पे घात, ये 5 पे घात 2 ये कहीं नहीं है। तो इसमें कॉमन क्या है? 3 पे घात 3 कॉमन है यहाँ, और यहाँ 3 कॉमन है। तो 3 पे घात यहाँ 5 है, 3 पे घात 3 है। तो देखिए, 3 पे घात 3 तक तो यहाँ कॉमन है, लेकिन 2 घातें और बढ़ गई हैं वो कॉमन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 3 पे घात 3। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में कहाँ है? डी, ये सही है। 70वां प्रश्न है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा इस पर लाभ परसेंट 20 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, क्रय मूल्य आपको दिया गया है 220 और इस पर लाभ का प्रतिशत दिया गया है 20%। तो इसका 20 का 120 कर देंगे। ठीक है, और बटे में 100% लगी है तो 100 हो जाएगा, और बराबर कितना है? विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये विक्रय मूल्य है। अब आप समझ गए होंगे, क्रय मूल्य इंटू लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसको हम 2 जीरो हैं तो 2 जीरो काट देंगे। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26। ये आपका क्या आ गया? विक्रय मूल्य। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? सी। 71वां प्रश्न है, ये आपको एक बोर्ड मास के तहत सिंपलीफिकेशन दिया गया है जिसका मान बताना है आपको। तो ये दिया गया है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है ये जो का दिया गया है तो पहले अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला पहले सॉल्व होगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं यहाँ से, है ना? ये तो 14 में 3 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 10 + 14/3 - 1, है ना? अब 10 में से हम 1 को घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 9। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? 9 बचेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 का गुणा 9 में करेंगे। 9 3 27 और 14 41, 41/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 41/3। ठीक है, अब इधर से सॉल्व करते हैं। 10 गुणा 3 और 1 31, है ना? 30 और 1 31, 31/3। देखिए, ये भाग है, लेकिन इसको हम पहले सॉल्व नहीं कर सकते, पहले हमें का को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5/3 अब का है, तो का को पहले करेंगे 41/3। तो यहाँ ये गुणा जो है ये का वाले का है, इसलिए ये पहले सॉल्व होगा। तो 5 का गुणा 41 में करेंगे कितना होगा? 5 5 चौक 20, यानी कि 205। 3 गुणा 3 9।
तो अब करना है इसका भाग 31/3 भागे 205/9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे जो 9 आएगा। ठीक है, 3 का 3 बार जाएगा 31 दिए 93 होगा, है ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा। एलसीएम अब प्लस और माइनस वाली स्थिति में लेते हैं, भाग वाली में नहीं, है ना, तो ये गलती से लिख दिया गया है। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा भाग दे देंगे। तो भाग की स्थिति में क्या बनेगा, इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और जैसे उल्टा करेंगे तो ये भाग से गुणा वाले चिन्ह में आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 काट देंगे, 3 त्रिक 9। अब यहाँ कटेगा, नहीं कटेगा, 31 दिए 93/205। तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, बी, यानी कि 93/205। 72वां प्रश्न है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर तथा 16 मीटर है तथा उस कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़े छड़ की लंबाई क्या होगी। तो सबसे बड़े जो छड़ की लंबाई होगी वो होगी एक तरह का कमरे का विकर्ण। ठीक है, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई बराबर होगा कमरे का विकर्ण। ठीक है, इतना समझ गए। अब जो कमरे का विकर्ण होता है वो क्या होता है, कमरे का विकर्ण होता है एल का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और अंडर रूट में ये सब। तो देखिए हमारे पास जो लंबाई है, हाँ लंबाई है वो कितनी है, 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441। ठीक है, अब उसके बाद में जो चौड़ाई है वो कितनी है, 12 का 144। और जो हाइट दी गई है वो कितनी है, 16, तो 16 का कितना होता है, 256। ठीक है, रूट में तो रूट। अब इसको जोड़ो, 6 4 10 और 1 11, 5 4 9 9 4 13 और 1 14, 2 और 1 3 3 और 4 7 और 1 8। अब बताइए 841 किसका वर्गमूल है, तो ये होता है 29 का। ठीक है, क्योंकि ये सब इकाइयाँ मीटर में थी तो ये भी 29 होगा मीटर में। ठीक है, 29 मीटर। तो कमरे का जो विकर्ण आया वो आया 29 मीटर और यही सबसे लंबे छड़ की लंबाई है। सी इसका राइट आंसर होगा। 73वां प्रश्न है, औसत से है। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। ठीक है, यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम है। मान लीजिए इनका औसत 22 लोगों का औसत कितना है, 31 किलोग्राम है। तो अगर हम इनके वजन का योग निकालें तो 22 गुणा 31 होगा, तो कितना हो गया, 31 दूनी 62 और 31 दूनी 62 और 6 68। तो इनका वजन का योग कितना है, 682 किलोग्राम। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर इनमें मतलब शिक्षक को यानी कि अध्यापक को और मिला लिया जाए, 22 तो ये है ही है पहले से, और एक शिक्षक, तो कितने हो गए, 23। अब ये कह रहे हैं कि 23 लोगों को अगर हम मिला लें तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना है पहले 31, अब कितना हो जाएगा 32। अब हम अगर इनका योग करें तो कितना आएगा, 32 गुणा 23। ठीक है, यही तो योग होगा। तो ये कितना बना, 23 दूनी 46 और 23 तिये 69 और 4 73। तो ये इनका योग आ गया। अब ये कह रहा है कि तो छात्र मतलब अध्यापक का वजन बताना है, तो सीधा जो 736 है इसमें से 682 घटा दो। कितना घटा दो, 682 घटा दो। कितना आएगा, 6 में से 2 गए 4 बचेंगे, 13 में से 8 गए 5 बचेंगे। तो ये जो 54 किलोग्राम है ये अध्यापक का वजन है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या है, ए, यानी कि 54 किलोग्राम। 74वां प्रश्न है कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने की दर 14 रुपये प्रति
वर्ग सेंटीमीटर है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्चा कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें अगर रंगना है तो पहले हमें ये देखना होगा कि रंगाई किया जाने वाला क्षेत्र यानी कि शंकु के पृष्ठ का क्षेत्र, क्योंकि बाहर का बोला है, तो वो कितना है। अगर वो हमें प्राप्त होता है तो हम उसको दर से गुणा कर देंगे और हमारे खर्चे का पता चल जाएगा। तो शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये देख लें कि शंकु होता क्या है। तो शंकु होता है ये, ठीक है, ये शंकु हो गया, और ये जो बीच में दी गई है ये इसकी हाइट हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई यानी कि आर, ये हो गई हाइट, और ये क्या है एल। ठीक है, तो देखिए अगर हमें एल की वैल्यू यहाँ से पता करनी हो, एल की वैल्यू पता करनी हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आर प्लस एच का स्क्वायर ये प्राप्त करना होगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम इसे हल करेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 22/7 आर, हाँ आर पहले आर लिख देते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30 इंटू एल। अब हमारे पास एल की वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो हम ये निकालेंगे। तो हम एल की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ आर का स्क्वायर, उसके बाद प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 यहीं रहेगा इंटू 30 रहेगा। अब आर की वैल्यू अपने पास कितनी है, आर की वैल्यू है 30 और एच की वैल्यू कितनी है 16। ठीक है, तो आर की वैल्यू 30 थी तो 30 का स्क्वायर करेंगे 900, और 16 की वैल्यू वो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। कितना प्राप्त होगा, 900 और 200 1156। ठीक है, 1156 किसका वर्ग होता है, तो 34 का। तो इस प्रकार से 22/7 इंटू 30 गुणा 34। तो अब इसकी वैल्यू निकालिए। तो देखिए निकालेंगे तो आप निकाल लेना, है ना, इसका बहुत समय लगेगा। तो इसकी कितनी आ जाएगी 320/5। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया अपने पास कितना 3205, लगभग 3205 वर्ग सेंटीमीटर। रंगने में कुल खर्चा कितना आएगा, तो ये क्या है रंगने में कुल खर्चा मतलब इसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल इंटू जो रेट है 14 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अब आप इसको करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ एक्चुअल वैल्यू अगर निकालेंगे तो 3205.71 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो रंगने में कुल खर्चा 3205.71 इंटू 14। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, लगभग 44,880। एक बार करके देख लीजिएगा, 44,880 जो हमारे प्रश्न का आंसर है डी, है ना। तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो अगले प्रश्न है 75वां, जो मैथ का अंतिम प्रश्न है, उसको देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10.2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अगर विकर्ण दिया गया है तो फिर वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a, और इसके बराबर में हमें इसका वैल्यू दी गई है तो 10√2। ठीक है, √2 से √2 कट गई, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, है ना, a की वैल्यू 10 है, और हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर होता है। तो a की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। तो इसका राइट आंसर क्या है 100 वर्ग सेंटीमीटर।